तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट द सिमेट्री, मॉलिक्यूलर सिमेट्री एंड सिमेट्री एलिमेंट्स एंड सिमेट्री ऑपरेशंस। तो सिंपल हमने लास्ट क्लास में एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था जिसमें हमने ये देखा था कि सिमेट्री एक्चुअली होता क्या है, मॉलिक्यूलर सिमेट्री क्या है। फिर दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, थ्री इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। एक तो हमारे पास था सिमेट्री ऑपरेशन, जिसको सिंपली हमने कहा था इट इज ए मूवमेंट ऑफ ए बॉडी। आफ्टर दैट मूवमेंट एवरी बॉडी या एवरी पॉइंट ऑफ दैट बॉडी कोइंसाइड्स विद एन इक्विवेलेंट पॉइंट, जिसको हमने कहा था इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन, जो कि आपको दिखने में बिल्कुल ओरिजिनल की तरह दिखेंगे लेकिन वो एक्चुअली ओरिजिनल होता नहीं है। और इसमें हमने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था जिसको हम इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मींस it is an indistinguishable configuration from the original one। ओरिजिनल और आपकी इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन में दिखने में आपको कोई फर्क नहीं होगा, बट एक्चुअली देयर इज सम चेंज इन द पोजीशन और ओरिएंटेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, उसको हमने इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन कहा था। इसके साथ साथ हमने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था जिसको हमने कहा था सिमेट्री एलिमेंट। और ये सिमेट्री एलिमेंट को हमने कुछ ऐसे डिफाइन किया था कि the symmetry element is a geometrical entity. It can be a line, it can be a plane, or it can be a point with respect to which one or more symmetry operations can be performed। तो symmetry operations perform करने के लिए symmetry elements बहुत इंपॉर्टेंट है। symmetry elements को अंडरस्टैंड करने के लिए symmetry operations का पता होना बहुत जरूरी है। तो हमारे पास 5 most important symmetry elements have we have 5 most important symmetry elements are there। उन 5 को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और हर एक सिमेट्री एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक सिमेट्री ऑपरेशंस भी होते हैं। उन सिमेट्री ऑपरेशंस को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है कि सिमेट्री एलिमेंट्स और सिमेट्री ऑपरेशंस आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। इन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो 5 इंपॉर्टेंट सिमेट्री एलिमेंट्स है वो कौन कौन से हैं, इसके बाद डिटेल में हम एक एक को डिस्कस करते हैं। सो the very first important symmetry element is called is identity element। कौन सी है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। दिस इज द फर्स्ट सिमेट्री एलिमेंट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से। ठीक। द सेकंड इंपॉर्टेंट सिमेट्री एलिमेंट इज कॉल्ड इज, याद रखिएगा, इसको हम प्रॉपर एक्सिस कहते हैं और इसको हम रोटेशनल एक्सिस भी कहते हैं और इसको हम प्रॉपर रोटेशन भी कहते हैं। कुछ भी होगा वही एक चीज को डिफाइन करते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी और सबस्क्रिप्ट में हम एन लिखते हैं। ये सी में इट रिप्रेजेंट्स ए प्रॉपर एक्सिस और प्रॉपर रोटेशनल एक्सिस और समटाइम्स आल्सो कॉल्ड इज, इसको हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट सिमेट्री एलिमेंट है। और ये एन क्या है? इसको हम ऑर्डर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, जो कि जब हम इस प्रॉपर एक्सिस और रोटेशनल एक्सिस को जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वहां पे इसको हम बताएंगे। द थर्ड इंपॉर्टेंट सिमेट्री एलिमेंट इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन मीन्स इट इज ए प्लेन। ये भी आपके पास एक सिमेट्री एलिमेंट है जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहां भी कहीं सिग्मा लिखा हुआ मिलेगा, it means it represents a plane of symmetry। Now this plane of symmetry is further categorized into various types। जब हम plane of symmetry डिस्कस करेंगे वहां पे हम उस चीज को डिस्कस करेंगे। The fourth type of symmetry element is called as center of symmetry और इसको हम इन्वर्जन सेंटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वर्जन सेंटर भी कहते हैं। और यूजुअली इसको हम
आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहां कहीं हम आगे आई लिखेंगे, इसका मतलब है देयर इज ए सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल, और हम कह सकते हैं कि उस मॉलिक्यूल में इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है। एंड द लास्ट टाइप ऑफ सिमेट्री एलिमेंट इज कॉल्ड इज improper axis of रोटेशन। क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, और इसको हम इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। याद रखिएगा, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन भी लिखा हुआ मिल सकते हैं आपको बुक्स में, या इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी लिखा हुआ मिल सकता है, दोनों एक चीज है। और ये वाला सिमेट्री जो एलिमेंट है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस, और सबस्क्रिप्ट में एन लिखते हैं, विच रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। तो ये 5 इंपॉर्टेंट सिमेट्री एलिमेंट है जो कि किसी भी मॉलिक्यूल में उसकी सिमेट्री को डिफाइन करने के लिए आपको आपको जरूरत पड़ेंगे। और अगर ये 5 इंपॉर्टेंट सिमेट्री एलिमेंट अगर आपकी समझ में आ जाते हैं, तो आप इजीली सिमेट्री और ग्रुप थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पांचों सिमेट्री एलिमेंट्स को आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ने से पहले, हर एक, क्योंकि लास्ट क्लास में भी और आज भी हमने ये कहा है कि ईच सिमेट्री एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट एंड ईच सिमेट्री एलिमेंट इज डिफाइंड बाय ए सिमेट्री ऑपरेशन। हर एक सिमेट्री एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक सिमेट्री ऑपरेशन होते हैं। तो शॉर्टकटली हम यहाँ पे वो भी देख के चलते हैं कि आइडेंटिटी का क्या ऑपरेशन होगा, प्रॉपर एक्सेस का क्या होगा, ताकि आपको आगे डिस्कस करते वक्त प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे हम हर एक सिमेट्री एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो सिमेट्री आपके पास ऑपरेशंस होंगे, उसको भी हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करते हुए जाएंगे। इसके बाद डिटेल में हम एक एक सिमेट्री एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो द सिमेट्री ऑपरेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हम देखेंगे ये सिमेट्री एलिमेंट्स, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या चीज है। तो याद रखिएगा, सिमेट्री एलिमेंट दैट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, जो कि हर एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। इसका क्या सिमेट्री ऑपरेशन होगा? दो तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। वन इज द, याद रखिएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या मतलब है? ऑपरेशन ऑफ डूइंग नथिंग, कुछ भी नहीं करना है। कुछ भी नहीं करने का मतलब है कि द मॉलिक्यूल इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन एट ऑल। एक तो ऐसे आप आइडेंटिटी एलिमेंट को या आइडेंटिटी एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो ऑपरेशन होगा उसको डिफाइन कर सकते हैं। सो आइडेंटिटी एलिमेंट मीन्स ऑपरेशन ऑफ डूइंग नथिंग, या आप मॉलिक्यूल पे कुछ नहीं कर सकते हैं, या ऐसे भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, रोटेशन ऑफ ए molecule by 360 डिग्री। जब भी आप किसी भी मॉलिक्यूल को अगर 360 डिग्री पे रोटेट करते हैं, तो क्या होगा? वापस मॉलिक्यूल अपने पोजीशन पे आ जाएंगे, आपको कुछ भी फर्क नजर नहीं आएंगे। मींस पहले अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से द ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट नंबर 1। अब आप उस मॉलिक्यूल को अगर 360 डिग्री पे रोटेट करते हैं, तो क्या होगा? वापस मॉलिक्यूल बिल्कुल उसी एग्जैक्ट पोजीशन पे आ जाएंगे। इट मींस अगेन इट इज सिमिलर टू द ऑपरेशन ऑफ डूइंग नथिंग, क्योंकि उनमें कोई फर्क नहीं होगा, तो बिल्कुल कुछ नहीं करने के बराबर होंगे। तो दिस इज द सिमेट्री ऑपरेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू सिमेट्री एलिमेंट, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो याद रखिएगा, आइडेंटिटी का क्या मतलब है? आइडेंटिटी मीन्स ऑपरेशन ऑफ डूइंग नथिंग। या तो मॉलिक्यूल को आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, या तो मॉलिक्यूल को आप 360 डिग्री रोटेट कर रहे हैं। मीन्स मॉलिक्यूल का रोटेशन तो हो रहा है, लेकिन वापस हर एक पॉइंट और हर एक ओरिएंटेशन बिल्कुल उसी ओरिजिनल पोजीशन के पोजीशन पे कोइंसाइड करेंगे, जो कि बिल्कुल भी कुछ नहीं करने के बराबर होंगे। उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी ऑपरेशन।
or the symmetry element corresponding to that operation is called as आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट यूजुअली हर एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जब आप मॉलिक्यूल को कुछ नहीं करेंगे, अगर कोई भी इन पांचों अगर सिमेट्री एलिमेंट्स में से बाकी एलिमेंट अगर किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट नहीं होंगे, आपका सिमेट्री आइडेंटिटी एलिमेंट उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि इसका मतलब है आप मॉलिक्यूल को कुछ नहीं कर रहे। द सेकंड वन अब देखेंगे, प्रॉपर एक्सिस या रोटेशनल एक्सिस या प्रॉपर रोटेशन, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सिमेट्री ऑपरेशन क्या होगा। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास प्रॉपर एक्सिस सिमेट्री एलिमेंट होगा तो उसका क्या मतलब है, या उसका सिमेट्री ऑपरेशन क्या होगा। तो इसका मतलब है शॉर्टकट में आप ये उसको लिख सकते हैं, वन और मोर रोटेशन अबाउट द एक्सिस। आप एक एक्सिस लेंगे, एक्सिस मींस आप एक पॉइंट ढूंढेंगे मॉलिक्यूल में, उस पॉइंट के थ्रू आप मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, एक एक्सिस लगा के रोटेट करेंगे। सो यू कैन हैव वन रोटेशन, यू कैन हैव टू रोटेशन, यू कैन हैव थ्री रोटेशन, यू कैन हैव फोर रोटेशन। मींस लास्ट क्लास में हमने जब इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन देखा था तो हमने वाटर मॉलिक्यूल को रोटेट करा था। रोटेट करने पे आपको एक इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा था, वापस 180 डिग्री पे रोटेट करने पे वापस आपको ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा था। तो उस रोटेशन को, या एक रोटेशन हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार और चार से भी ज्यादा हो सकते हैं, दैट पर्टिकुलर symmetry operation is the operation for the symmetry element that is called as proper axis। इसीलिए इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो एन है, एन मीन्स ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स कितने बार आप मॉलिक्यूल को रोटेट करने पे वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं, उसको हम ऑर्डर ऑफ रोटेशन कहते हैं। ये डिटेल में हम जब इस प्रॉपर एक्सिस को जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल, वहां पे और भी क्लियर होगा, वहां पे हाँ आपको एन और सी एफ और भी क्लियरली समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सिमेट्री ऑपरेशन होगा वो क्या होगा। सिंपली क्या करना है आपको याद रखिएगा, रिफ्लेक्शन इन द प्लेन। मॉलिक्यूल के किसी भी पार्ट से आप एक मिरर लगाएंगे और उस रिफ्लेक्शन से जो भी इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन होगा, दैट विल बी द सिमेट्री ऑपरेशन फॉर द सिमेट्री एलिमेंट दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि आप एक प्लेन लगा रहे हैं या आप एक मिरर लगा रहे हैं उस मॉलिक्यूल पे, और उस रिफ्लेक्शन से जो आपको कॉन्फ़िगरेशन होगा, दैट should be an equivalent configuration to the original one। अब कहीं भी आप क्या प्लेन लगा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपको प्लेन उस पोजीशन पे लगाना है कि दैट प्लेन शुड प्रोड्यूस एन इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलते हैं, देन इन दैट केस दैट पर्टिकुलर सिमेट्री एलिमेंट इज नॉट ए सिमेट्री एलिमेंट। जो भी सिमेट्री एलिमेंट होगा, जो भी सिमेट्री एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑपरेशन होगा, that symmetry element and the corresponding symmetry operation should produce an equivalent configuration। आपको बिल्कुल equivalent configuration मिलना चाहिए, तभी वो symmetry element होगा और symmetry operation होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है और इन्वर्जन सेंटर का क्या मतलब है। इसका मतलब इतना है, देखो इसको सिंपली हम ऐसे समझ सकते हैं, इन्वर्जन ऑफ ऑल atoms through the center। सेंटर मींस जो मॉलिक्यूल के बिल्कुल सेंटर पे अगर आप सारे एटम्स को, अगर राइट साइड में कोई एटम होगा, लेफ्ट साइड में होगा या डायगोनल पे होंगे, अगर उस सेंटर के थ्रू आप उस सारे एटम्स को एक दूसरे के पोजीशन पे अगर इन्वर्ट कर सकते हैं,
उस केस में हम कह सकते हैं कि द मॉलिक्यूल हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री या द मॉलिक्यूल हैव इन्वर्जन सेंटर। इसका मतलब ये कि अगर लेट्स से आपका एक डायगोनल पोजीशन पे कोई दो एटम है, वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, तभी आप उन दो एटम्स को एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग इन्वर्ट कर सकते हैं। तभी ऐसे मॉलिक्यूल्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री या इन्वर्जन सेंटर होंगे। आगे और भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट वन दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है, याद रखिएगा, ये आपकी वही जो प्रॉपर एक्सिस से बना हुआ है, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, वन और मोर repetitions of the sequence that is, इसमें दो रिपीटेशंस होंगे, वो क्या है वो देखेंगे। रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन। पहले आपको क्या करना है, मॉलिक्यूल को रोटेट करना है, फिर उस पर रिफ्लेक्शन करना है। बट द कंडीशन ऑफ द रिफ्लेक्शन इज दैट बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कैसे करना है, इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द रोटेशन। याद रखिएगा, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब क्या है, इट इज ए रिपीटेशन ऑफ ए सीक्वेंस। सीक्वेंस मींस आपको एक तरीके से एक सीक्वेंस में वन आफ्टर द अदर आपको ऑपरेशंस करना है, और वो ऑपरेशंस क्या होंगे, दैट इज improper axis of rotation is a combination of टू सिमेट्री ऑपरेशन। कौन कौन से सिमेट्री ऑपरेशन है? वन इज द रिफ्लेक्शन, मींस रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एज द प्लेन ऑफ सिमेट्री रिफ्लेक्शन, एंड ए प्लेन परपेंडिकुलर टू दैट रोटेशन। मींस पहले आप मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे, रोटेट करने के बाद उसी रोटेशन, रोटेशनल एक्सिस, जिस एक्सिस के थ्रू आप रोटेट कर रहे होते हैं, उसके परपेंडिकुलर एक आप प्लेन लगाएंगे। परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री पे। फिर अगर आपको कोई इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिलता है विच इज इक्विवेलेंट टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, तभी आप कह सकेंगे कि इस मॉलिक्यूल में इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो रोटेशन अगर होंगे और उसके साथ एक प्लेन होना चाहिए, वी शुड बी परपेंडिकुलर टू द axis of rotation, that particular symmetry operation is called as the symmetry operation for the improper axis of rotation, जिसको यूजुअली हम एस एन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पांच इंपॉर्टेंट सिमेट्री एलिमेंट है जो कि एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो सकता है। कुछ में सारे हो सकते हैं, कुछ में कुछ सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। सिमेट्री एलिमेंट्स को पता करने के लिए हमें सिमेट्री ऑपरेशंस को परफॉर्म करना होगा। कुछ में एक ही हो सकता है, कुछ में बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन अगर कुछ भी नहीं होगा, मिनिमम एक सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, दैट इज कॉल्ड इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग सिमेट्री ऑपरेशन फॉर द आइडेंटिटी एलिमेंट इज कॉल्ड इज द ऑपरेशन ऑफ डूइंग नथिंग। या तो मॉलिक्यूल को बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, या तो मॉलिक्यूल को 360 डिग्री पे रोटेट करेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम एक एक सिमेट्री एलिमेंट को विथ एग्जांपल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे सिमेट्री ऑपरेशन से क्या क्या चेंजिंग मॉलिक्यूल में हो सकता है, और कब हम सिमेट्री एलिमेंट्स और सिमेट्री ऑपरेशंस को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, लेट्स से the first symmetry element which is the simplest one, that is identity element, that is E। E कब लिखेंगे? किसी भी मॉलिक्यूल में अगर आपसे पूछा जाए बता भाई इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं है, तो सिंपली हमने इसको डिफाइन किया, इट इज द ऑपरेशन ऑफ डूइंग नथिंग। याद रखिएगा, डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करने को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेशन कहते हैं। और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होगा उसको आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे। या
rotation by 360 डिग्री. 360 डिग्री मीन्स लेट्स से आपकी वही जो आपके पास एग्जाम्पल है, लेट्स से वाटर मॉलिक्यूल. ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें आइडेंटिटी है या नहीं है? तो जब भी आप इस पे आइडेंटिटी लगाओगे, मीन्स लेट्स से दिस इज H1, दिस इज H2, ये सिर्फ हम आइडेंटिफिकेशन के लिए लगा रहे हैं 1O2, अदरवाइज हाइड्रोजन दोनों क्या होगा, सेम होगा. तो आइडेंटिटी का क्या मतलब है? या तो इस मॉलिक्यूल में आप बिल्कुल भी कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे, मींस वन, अगर इसको हम स्ट्रक्चर नंबर 1 कहेंगे तो द स्ट्रक्चर नंबर 1 रिमेन स्ट्रक्चर नंबर 1. दूसरा, एक और आपका स्ट्रक्चर बन सकते हैं. कब बनेंगे? देखो, 360 डिग्री में अगर इसको हम पूरा घुमा के वापस अपनी पोजीशन पे लाएंगे तो अगेन आपको क्या मिलेंगे? H1 इधर मिलेंगे, H2 इधर मिलेंगे. ठीक है. तो 360 डिग्री का मतलब है कि आप बिल्कुल कुछ ना करने के बराबर आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे. तो बिल्कुल स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2 में कोई डिफरेंस नहीं है, तो हम कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट है. या तो आप कुछ नहीं करेंगे या 360 डिग्री पे आप इसको रोटेट करेंगे, तभी उसी को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे. ये बहुत सिंपल, सबसे जो सिंपलेस्ट आपके पास सिमेट्री एलिमेंट है एंड सिमेट्री ऑपरेशंस हम हमें समझने के लिए आपका आइडेंटिटी है. अब आते हैं जो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने क्या कहा था? एक तो हमने प्रॉपर रोटेशन कहा था, या साथ में हमने इसको प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं, या सिंपली हम इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये ऑथर अपने अपने हिसाब से बुक्स में यूज करते हैं, जो भी इनको फिजिबल लगता है. और इसको हम एब्रीवेट करते हैं CN से. C represents the axis of rotation and N represents the order of axis. कि कितने बार रोटेशन करने पे आपका मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन प्रोड्यूस करते हैं. तो इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं: ए प्रॉपर रोटेशन या प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन इज जस्ट ए सिंपल रोटेशन ऑपरेशन. ऑपरेशन क्या है? रोटेशन हम कर रहे हैं. कहां पे? अबाउट एन एक्सिस, एक एक्सिस के थ्रू. इसी को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं. एंड द सिंबल फॉर दिस प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन इज CN. CN क्या है? इसका सिंबल है वेयर द स्मॉल n is the डिग्री ऑफ रोटेशन. ये n को हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ रोटेशन कहते हैं, या ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी कहते हैं. इसी n को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी कहते हैं. एंड दिस ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू n जो आपका बराबर होते हैं, दैट इज 360 डिवाइडेड बाय थीटा. याद रखिएगा, n किसके बराबर होते हैं? 360 डिवाइडेड बाय थीटा. अब नाउ ये थीटा क्या चीज है? दिस इज द एंगल. एंगल, एंगल कौन सा एंगल? एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल की एंगल ऑफ रोटेशन. अब याद रखिएगा, ये एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल क्या है? ये वो एंगल है जिस एंगल पे आप जब मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं तभी आपको इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिलना चाहिए. सो द थीटा इज दैट एंगल at which the rotation of the molecule produce an equivalent configuration. अगर आपकी रोटेशन से अगर आपको इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलते हैं, इट मींस that particular rotation means that particular operation is not a symmetry operation. अगर वो symmetry operation नहीं होंगे, then that particular angle will not be a symmetry element.
बिल्कुल सिंपली हम ऐसे इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेंगे, बिल्कुल सिंपलेस्ट एग्जाम्पल अगेन वाटर का एग्जाम्पल ले लो। लास्ट क्लास से हम वाटर को इसलिए हम पहले डिस्कस कर रहे हैं ताकि ये बिल्कुल सिंपल सी मॉलिक्यूल है जिसको समझने में प्लेनर मॉलिक्यूल है। क्योंकि जब आप सिमेट्री डिस्कस करते हैं तो आपको मॉलिक्यूल की थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपकी जहन में रहना चाहिए, तभी आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, तो वाटर को हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं, देखो दिस इज वन, दिस इज टू। जब आप इसको रोटेट करते हैं, लेट्स से इफ आई रोटेट दिस पर्टिकुलर वाटर मॉलिक्यूल थ्रू एन एक्सिस कटिंग दिस टू हाइड्रोजन इन इक्वल पार्ट, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं, रोटेट मीन्स इस ऑक्सीजन के थ्रू हमने एक एक्सिस लगाया और दो हाइड्रोजन को रोटेट कर रहे हैं। रोटेट मसलन मैं करता हूं इसको 90 डिग्री पे। जब इसको मैं रोटेट करूंगा 90 डिग्री पे तो मुझे एक ऐसा मिलेगा, देखो जब इसको सिर्फ मैं 90 डिग्री पे रोटेट करता हूं तो मुझे क्या कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे, लेट्स से जब आप इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की ओर आएंगे तो आपको एक ऐसा हाइड्रोजन मिलेंगे, इसको हम ऐसे दिखाएंगे बोल्ड से, जो हमें पता है क्योंकि जो हमारे पास टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर होते हैं इसको हम बोल्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो दूसरा हाइड्रोजन जाएंगे वो पीछे की ओर जाएंगे इस तरह। तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेंगे, मीन्स एक बिल्कुल आपके सामने है, एक बिल्कुल आपके पीछे है। तो जब आप इन दो स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करोगे तो बिल्कुल भी ये बिल्कुल एक दूसरे के जैसा आपको नहीं लग रहा है, तो इट मींस इट इज नॉट ए सिमेट्री एलिमेंट एंड इट इज नॉट ए सिमेट्री ऑपरेशन। तो ये जो 90 डिग्री एंगल यहाँ पे हमने रोटेट करा है ये बिल्कुल इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो देयरफॉर हमारा ये ऑपरेशन क्या होगा, सिमेट्री ऑपरेशन नहीं होगा। तो याद रखिएगा, आपको सिमेट्री ऑपरेशंस को तब तक कंटिन्यू करना है जब तक आपके पास बिल्कुल भी इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलेंगे। अब देखिए, अब अगर इसको मैं 180 डिग्री पे रोटेट करता हूं तो क्या होगा, अगर मैं इसको 180 डिग्री पे रोटेट करता हूं तो क्या होंगे, मुझे एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे जिसमें मेरा H1 जो है इधर चला गया होगा, H2 इधर आया होगा। अब अगर वन और टू को मैं हटा देता हूं, बिल्कुल दिस टू आर सिमिलर, ये वन है ये टू है, इन दोनों में आपको बिल्कुल भी फर्क नजर नहीं आएंगे, ऑल दो द सेकंड स्ट्रक्चर इज नॉट द ओरिजिनल स्ट्रक्चर। तो इस रोटेशन को हम क्या कहेंगे, सिमेट्री ऑपरेशन कहेंगे। नाउ एन का अगर हमें वैल्यू निकालना है तो क्या होगा, देखो थीटा अगर मेरा 180 डिग्री होगा तो एन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 180, क्या होगा देन, जीरो जीरो कैंसिल, 18 एंड 2 मीन्स एन इज इक्वल टू 2। मीन्स इसका क्या मतलब है, एक बार जब मैंने रोटेट करा तो मुझे एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन मिला विच इज equivalent, equivalent means which is indistinguishable from the original one, this is the original one, ठीक है, और we can say this is the initial one। तो अब मैं फर्दर 180 डिग्री पे रोटेट करता हूं, माई नाउ दिस इज आवर सेकंड रोटेशन, तो आपको क्या मिलेंगे, अगेन एक स्ट्रक्चर मिलेंगे जहां पे हाइड्रोजन इधर होगा वन, हाइड्रोजन टू इधर आएंगे। तो स्ट्रक्चर नंबर 3 और स्ट्रक्चर नंबर 1 को अगर आप कंपेयर करते हैं इन दोनों में कोई फर्क आपको नजर नहीं आएंगे। तो एन मीन्स is it is the angle of theta is the angle of rotation, n is the degree of rotation। डिग्री ऑफ रोटेशन का क्या मतलब है कि कितने बार रोटेशन करने पे इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन प्रोड्यूस होने के बाद वापस वही स्ट्रक्चर आपको ऑब्टेन होते हैं, दैट इज कॉल्ड इज द डिग्री ऑफ रोटेशन। तो इट कैन बी, देखो अभी एन का वैल्यू क्या हुआ, एन का वैल्यू 2 है, 2 होने पे हम इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, there is a C2 axis of rotation present in water molecule। C2 means क्योंकि जब मैंने वाटर को 2 बार 180 डिग्री पे रोटेट करा तभी आपका वापस ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आ गया। नाउ दिस एन, ये जो एन डिपेंड करते हैं, दिस एन डिपेंड ऑन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है, और आई कैन से दिस एन डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स ऑन the number of atoms present
इन द मॉलिक्यूल, आपकी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। तो ये एन जो है हर एक मॉलिक्यूल का अलग होगा। अब देखो, इससे अब थोड़ा हम और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल पे जाएंगे। तो कैसे होगा, अब जाते हैं, लेट्स से नाउ वी हैव ए मॉलिक्यूल कॉल्ड एज NH3। सबको पता है अमोनिया है, हमारे पास पिरामिडल स्ट्रक्चर है। अब इसको समझने के लिए हम कुछ ऐसे करेंगे, NH, यही होगा H। अब मैं देखो वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ठीक है। इसको और भी अगर अच्छे समझना है तो हम इसको ऐसे भी हम दिखा सकते हैं। चलो और भी हम इसको क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे ये H और N कहाँ पे फॉल अप होगा। जस्ट अ मिनट, इट्स नॉट वर्किंग। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये सब कहाँ से आ गया, इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा, देखो एक H आपका ये है, एक H आपका ये है। सबको पता है दिस एच मीन्स विच इज द अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, पीछे की ओर है। ये आपकी साइड है जहां से आप अभी देख रहे हो बोर्ड को, और ये आपकी इन द प्लेन ऑफ द है। दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ एमोनिया NH3। आपको पता है ऊपर एक लोन पेयर है, जो कि अगर हम इस नाइट्रोजन की, अब देखो एक बार मैं यहाँ पे लोन पेयर भी बताऊंगा आगे, बाकियों में अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ऐसे आपका स्ट्रक्चर है। नाउ अगर मैं इस मॉलिक्यूल को रोटेट करता हूं, अब कितने एंगल पे रोटेशन होगा वो हमें देखना है, कि उस एंगल पे हमें रोटेशन को करना है जब तक आपको इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलेंगे। अब रोटेशन करते वक्त हाइड्रोजन को डिफरेंशिएट करने के लिए देखो, मैं यहाँ पे 1 लगाता हूं, इस पे मैं 2 लगाता हूं, इस वाले हाइड्रोजन पे मैं 3 लगाता हूं, ठीक है। रोटेशन कहां से होगा, देखो अब मैं यहां से एक एक्सिस लगाता हूं, इस लोन पेयर के बिल्कुल सेंटर से, नाइट्रोजन के बिल्कुल सेंटर से, ये 3 हाइड्रोजन के बिल्कुल बीच में रहेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन की कैसे हैं, हमारे पास एक अम्ब्रेला की तरह है। बीच से अम्ब्रेला का आपका स्टिक जा रहा है, वही आपका एक्सिस है। बाकी हाइड्रोजन तीनों क्या होंगे, उस अम्ब्रेला के एक्सिस पे होंगे, तो आपका बिल्कुल पिरामिडल स्ट्रक्चर होंगे। तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट करता हूं, रोटेशन करने पे क्या होगा, देखो जैसे ही रोटेट करता हूं ये आहिस्ता आहिस्ता इस तरह की ओर आते जाएंगे। जो प्लेन में है वो अब आएंगे ऊपर, और जो ऊपर था पहले वो प्लेन में चले जाएंगे, ठीक है, वो नीचे चले जाएंगे, और नीचे था वो प्लेन में आएंगे। तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेंगे, देखो एन, बिल्कुल यहाँ पे एक होगा, बिल्कुल यहाँ पे एक हाइड्रोजन होंगे, और यहाँ पे अबव द प्लेन एक हाइड्रोजन होंगे। नाउ ऑल्दो देयर आर हाइड्रोजन, बट जो हाइड्रोजन होंगे उन्होंने पोजीशन चेंज कर चुका होगा। देखो अब ये इधर था, ये ऊपर की ओर आते जाएंगे, जैसे आप इसको रोटेट करते जाएंगे ये ऊपर की ओर आते जाएंगे, हाइड्रोजन नंबर इधर चला आएगा। और ये हाइड्रोजन नंबर जो टू पहले ऊपर था वो नीचे की ओर आएंगे, जहां हाइड्रोजन नंबर 2 होगा। और हाइड्रोजन नंबर 3 जो पहले पीछे था अब वो इधर आए होंगे एक ही प्लेन में। अब आप देखिएगा अच्छे से, ठीक है। अगर इन दो स्ट्रक्चर्स को हम कंपेयर करते हैं, लेट्स से दिस इज आवर स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड दिस इज आवर स्ट्रक्चर नंबर 2, ठीक है। अच्छे से अगर आप इन दो स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, बट बाय रिमूविंग 1 2 3, जो जो हमने हाइड्रोजन को डिफरेंशिएट करने के लिए 1 2 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या आप इन दो स्ट्रक्चर्स में डिफरेंशिएट कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। बिल्कुल इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि देखो, अब ये वाला हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए हमने इसके ऊपर एक सुपरस्क्रिप्ट लगाया 1 2 3 करके। तो these two structure, now I can say these two structures are equivalent structure। ये दो क्या है, equivalent structure है। क्यों है? Because these two structures are indistinguishable। indistinguishable means अगर आप 1 2 3 को हटा देंगे, ये बिल्कुल आप इन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। Although there is some change in the position of the atom has been taking place,
अब कितने एंगल पे रोटेट करना होगा आपको? दिस हैज टू बी रोटेटेड एट अराउंड 120 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 120 डिग्री जब 3 बार करोगे तभी आपका 360 बनेंगे, तभी आपका इन तीनों के बीच में, क्योंकि जब आप एक बिल्कुल रोटेशन वो 360 सर्कल में रोटेशन करेंगे, द टोटल एंगल विल बी 360, और इन तीनों के बीच में जो एंगल होंगे दैट विल बी ए 360 डिग्री, क्योंकि हमें पता है दिस इज अ पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप 120 डिग्री पे रोटेट करने पे हमें एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन मिला विच इज टोटली इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द ओरिजिनल, दैट इज द स्ट्रक्चर नंबर 1। बट हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर नंबर 2 है वो बिल्कुल स्ट्रक्चर नंबर 1 की तरह है। इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि दिखने में तो एक जैसा है, बट हाइड्रोजन ने अपना पोजीशन चेंज कर चुका है। बट देखो, फर्दर में और एक बार 120 डिग्री पर इस मॉलिक्यूल को रोटेट करता हूं, अगेन एक्सिस जो है ना आपका चेंज नहीं होना चाहिए। जब तक आपको ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं मिलता है बिल्कुल उसी एक्सिस से आप रोटेट करेंगे। फर्दर जब मैं इसको रोटेट करता हूं तो मुझे अगेन ऐसा एक स्ट्रक्चर मिलेंगे, ये में मुझे स्ट्रक्चर मिलेंगे एच एच। सबसे पहले हम इसी एच को रिप्रेजेंट करेंगे, बट अब इस बार क्या हुआ यहाँ पे होगा, 132 आएगा। ये आएंगे आपका ऊपर, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन नीचे चला चले जाएंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन 3 आपका ऊपर आ जाएंगे, हाइड्रोजन नंबर 1 आपका नीचे चला जाएगा, हाइड्रोजन नंबर 2 आपका प्लेन में आएंगे। अब अगेन कंपेयर करो आप स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 3 को। दिखने में अगर मैं यहां से 1 2 3 को हटा देता हूं, बिल्कुल आप इन दोनों में फर्क नहीं कर पाओगे, क्योंकि हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर 1 2 3 नहीं लिखा हुआ होगा। तो बिल्कुल आपको स्ट्रक्चर नंबर 3 और स्ट्रक्चर नंबर 1 में एक रिलेशन मिलेंगे विच इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन, मींस which is indistinguishable from the original one, that is initial one, but it is not the initial। अगेन मैं फर्दर 120 डिग्री पे इसको रोटेट करता हूं, तो क्या होगा ध्यान से देखिएगा, ये मेरा एन है, ये मेरा हाइड्रोजन 1 है, ये मेरा दूसरा हाइड्रोजन है, एंड दिस इज माय थर्ड हाइड्रोजन। अब आप पहले हाइड्रोजन लिखेंगे फिर अगेन देखेंगे, जब फर्दर आप इसको उसी एक्सिस पे 120 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो क्या होगा ध्यान से देखिएगा, ये वाला हाइड्रोजन आप इधर चले आएंगे, ये हाइड्रोजन आप इधर चला जाएगा, और ये हाइड्रोजन आपको इधर चले जाएंगे थर्ड पोजीशन पे। अब देखो, दिस इज माय स्ट्रक्चर नंबर 4। अब आप मुझे बताइए ये स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 4 में क्या कोई फर्क आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं। देखो, हाइड्रोजन 1 यहाँ पे इधर है, हाइड्रोजन नंबर यहाँ पे है, हाइड्रोजन नंबर 2 यहाँ पे अबाउ द प्लेन है, हाइड्रोजन नंबर 2 यहाँ पे भी अबाउ द प्लेन है, हाइड्रोजन नंबर 3 यहाँ पे बिलो द प्लेन है, हाइड्रोजन नंबर 3 यहाँ पे बिलो द प्लेन है। तो जब मैं स्ट्रक्चर 4 और 1 को मैं रिलेट करता हूं, दिस टू आर दी आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, ये क्या है आपके पास आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन भी आप लिख सकते हैं, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, लेकिन structure number 1 and 2 are equivalent, structure number 1 and 3 are equivalent, means these two structures are indistinguishable from the original one but are not identical structure to the original one। but structure number 1 और 4 क्या है, बिल्कुल एक दूसरे के क्या है, आइडेंटिकल है। तो आप मॉलिक्यूल को तब तक रोटेट करेंगे जब तक आपको क्या नहीं मिलेंगे, वापस आइडेंटिकल स्ट्रक्चर नहीं मिलेंगे। तो कितने बार रोटेट करने पे मिला, देखो, दिस इज रोटेशन नंबर 1, दिस इज रोटेशन नंबर 2, दिस इज रोटेशन नंबर 3। तो 3 बार रोटेशन करने पे आपको क्या मिला, ओरिजिनल स्ट्रक्चर मिला। सो व्हाट वुड बी द प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर अमोनिया, इट इज ए C3 एक्सिस। 3 बार रोटेशन करने पे देखो एन का वैल्यू निकालेंगे, एन हमारे पास क्या था, एन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय थीटा, थीटा इज द एंगल जिस एंगल पे आपने रोटेट करा। अभी कितने एंगल पे रोटेट करा, 360 डिवाइडेड बाय 120, 0 0 0
12 336, so n again is equal to 3। तो ये n किस पे डिपेंड कर रहा है? मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन पे, मॉलिक्यूल की नंबर ऑफ एटम्स पे, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर पे। तो इस तरह आप प्रॉपर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन को डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल पे, और हर एक मॉलिक्यूल का अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा और ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा। लेट्स से हमारे पास कोई और एक मॉलिक्यूल है which is different from this molecule। let's say आपके पास एक स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल है, PtCl4, सबने सुना होगा PtCl4, जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ PtCl4। हमें पता है एक स्क्वायर है, स्क्वायर के बिल्कुल ये आप थोड़ा कंसिडर करेंगे कि इट इज ए स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है कि ऑल दी साइड्स आर इक्वल। इस तरह कुछ स्ट्रक्चर होंगे PtCl4 का। दिस इज द प्लेटिनम एट द सेंटर, एंड चार कॉर्नर पे आपका क्या होगा? Cl होगा। ठीक है, इसको भी, इसमें भी हम एक्सिस, आप देखो बिल्कुल प्लेटिनम के सेंटर से हम एक्सिस लगा सकते हैं, और इस मॉलिक्यूल को ए से हम अगर रोटेट करते हैं तो क्या होगा? देखो, लेकिन आप देखो 4 नंबर ऑफ आइटम्स है कॉर्नर पे, तो एटलीस्ट वी हैव टू रोटेट, एंड अगेन दिस इज अ स्क्वायर, तो वी हैव रोटेट बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री, क्योंकि एन इज इक्वल टू, आप ऐसे भी नंबर ऑफ एटम्स से भी निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स में आपको ऐसे पता नहीं चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सी, मैंने 90 डिग्री थीटा पे मैंने इसको रोटेट करा। तो अगेन अब मैं छोटा सा बनाता हूं, आपको ऐसा एक कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे। अगेन आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 करता हूं। तो सब पे आप पहले क्लोरीन लगाएंगे, फिर आप नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे ही मैं इसको ऐसे रोटेट करता हूं, 1 इधर चले आएंगे, 2 इधर, 3 इधर, 4 इधर। क्लियर है? फर्दर 90 डिग्री पे रोटेट करता हूं, तो आप Cl इधर, Cl इधर, Cl इधर, Cl इधर, 1 इधर चले आएंगे, 2 इधर, 3 इधर, 4 इधर। अब आप अगेन स्ट्रक्चर को एक दूसरे, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 1, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 2, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 3। अब मुझे फिर से एक स्ट्रक्चर मिलेंगे, विच इज स्ट्रक्चर नंबर 4। प्लेटिनम बीच में है, Cl। स्ट्रक्चर्स में थोड़ा चेंज हो सकता है, इसको आपको कंसीडर करना है कि ये स्क्वायर है। नाउ 1 विल कम टू दिस प्लेस, 2 टू दिस प्लेस, 3 टू दिस प्लेस, 4 टू दिस प्लेस। अगेन मैं 90 डिग्री पे रोटेट करता हूं, तो आपको अगेन एक स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर मिलेंगे, क्लोरीन क्लोरीन। सिर्फ आपको क्लोरीन की पोजीशन को देखना है। तो नाउ फर्दर रोटेट करने पे 1 इधर आएंगे, 2 इधर आएंगे, 3 इधर आएंगे, 4 इधर आएंगे। दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 4 एंड दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 5। अब स्ट्रक्चर नंबर 5 और स्ट्रक्चर नंबर 1 को अगर आप कंपेयर करते हैं, इन दोनों में आपको कोई फर्क नजर नहीं आएंगे। दिस टू आर दे आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, बिल्कुल पोजीशन भी सेम है, कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है। लेकिन स्ट्रक्चर नंबर 3, 2 एंड 4, दिस आर द इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर नंबर 1। क्यों? दिखने में तो एक जैसा है, बट क्लोरीन ने अपना पोजीशन चेंज कर चुका है। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑपरेशन। ऑपरेशन, हम सिमेट्री ऑपरेशन क्यों कह रहे हैं? सिमेट्री ऑपरेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मूवमेंट से आपको जो कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, दैट आर द इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन। अब आप इसको ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं। मैं अगर इसको 45 डिग्री पे रोटेट करता हूं, तो मुझे एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलेंगे। देखो, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स आई ऑप्टेन। क्लोरीन इधर है, क्लोरीन इधर है, क्लोरीन इधर है, क्लोरीन जो कि बिल्कुल इसके बीच में कहीं फॉल अप हो रहा है, बिल्कुल इसके। और देखो, लेकिन आपको अपना जो जिस डायरेक्शन से आप देख रहे हैं वो भी चेंज नहीं करना है। अदरवाइज अगर मैं इधर कहीं जाके देखूंगा तो ये बिल्कुल इस तरह लगेंगे, लेकिन ऑब्जर्वर का जो पोजीशन है वो भी एक ही जगह रहना चाहिए। एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस जिस डायरेक्शन में आप रोटेट कर रहे होते हैं, वो भी आपका क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। नाउ कितने बार रोटेशन करने पे आपको ये वापस ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन मिला? 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 बार रोटेशन करने पे आपको आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन मिला। सो वी कैन से दैट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन केस ऑफ PtCl4 इज C4। तो इसीलिए C इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, 4 मींस इट इज द ऑर्डर ऑफ द रोटेशन। ऑर्डर ऑफ रोटेशन मींस कितने बार रोटेट करने पे। आप देखो, n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय थीटा था। थीटा हमारे पास क्या है? 90 है, तो 0
कैंसिल 9 एंड 4 n इज इक्वल टू 4। इस तरह भी आप ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज ए फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या कहेंगे? फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। C3 को हम क्या कहेंगे? थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। C2 को हम क्या कहेंगे? टू फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस तरह आप हर एक मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ रोटेशन आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब आप निकालेंगे इसमें, शाबाश, आपके लिए एक होमवर्क है। दिस इज योर बेंजीन। व्हाट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन बेंजीन? बेंजीन में क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, आप मुझे बताएंगे, ठीक है ना। और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जिसमें आप एक्सिस ऑफ रोटेशन आप निकाल सकते हैं। लेट्स से आपके पास है, मैं अब मैं इसको 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन, इसमें आप एक्सिस ऑफ रोटेशन दिखाएंगे। यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है। तो क्या इस चीज से आपकी इस सब्स्टिट्यूशन से आपकी क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन में कुछ चेंजिंग होता है या नहीं होते हैं? एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं यहाँ पे आपको बता के जाता हूँ। लेट्स से अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में आपको सिमेट्री ऑपरेशन पूछा जाता है तो कैसे आप करेंगे? देखो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मींस आपको एक्स वाई जेड एक्सिस के थ्रू, this is my x, let's say this is my y, this is my z। आपको एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है। लेट्स से वी आर परफॉर्मिंग, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। लेट्स से यू आर परफॉर्मिंग ए C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन इन द, लेट्स से इन द along the z एक्सिस। C2 z का क्या मतलब है? मींस आप यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी एक्सिस लिखा हुआ होगा दैट विल बी द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मींस यहाँ पे इसका मतलब है आप z एक्सिस के थ्रू इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं बाय ऑर्डर ऑफ 2। इट मींस 180 डिग्री पे आप रोटेट कर रहे हैं। तो आपको क्या मिलेंगे? शाबाश, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे कि ये मेरे पास लेट्स से जेड एक्सिस है, क्योंकि ये तो आपका एक्सिस ही है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 180 डिग्री पे जैसे ही रोटेट करता हूं, एक्स कहाँ पे चले जाएंगे? इसके अपोजिट साइड में। अपोजिट साइड में हमें पता है कौन सा कोऑर्डिनेट होते हैं? -x होते हैं। वाई कहाँ पे चले जाएंगे? वाई अगेन इसकी 180 डिग्री पीछे साइड में जाएंगे जहां पे -y होंगे। सो by performing a C2 rotation along the z axis, the position of the x and y coordinates are changing। इसी तरह आपको along the, अब आप ये भी आप होमवर्क पे करके आएगा, C2 y क्या होगा, किसकी पोजीशन में चेंज होंगे, एंड C2 x क्या होगा। अब देखो, अब आप मुझे इसका इस तरह बना के लिख के ले आइएगा, x y z, एक्स वाई जेड। क्या चेंज होगा वो इधर लिख के लाएंगे। यहां पे क्या चेंज हुआ? मेरे पास एक्स था, मेरे पास वाई था, जेड था। इस पे मैंने C2 एक्सिस लगाया अलोंग द जेड एक्सिस। मुझे क्या मिला रिजल्ट में? मुझे मिला, क्योंकि एक्स जो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है -x होगा, वाई अपना पोजीशन चेंज कर रहा है -y होगा, जेड अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो इस तरह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में भी आपको प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्योंकि जब आप एक 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को लेंगे तब भी आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेंगे। तो ये आपका एक्सिस ऑफ, प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, हम ऐसे इस चीज को समझ सकते हैं। लास्ट पॉइंट, ये जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसको हम क्या कहते हैं? TATION, चलो लिखता हूं। This axis of rotation is generally classified into two types of proper axis of rotation। याद रखिएगा, एक को हम कहते हैं प्रिंसिपल रोटेशनल एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी रोटेशनल एक्सिस। ये जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दो तरीके के होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में। अब जैसे ही मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा उसमें आपको
एक से ज्यादा एक्सिस ऑफ रोटेशन मिलेंगे। अगेन आपके पास जो PTCl4 था उसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन दो तरीके के होते हैं, एक को हम प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसको हम CN से ही रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा द सेकेंडरी एक्सिस ऑफ रोटेशन या सेकेंडरी रोटेशनल एक्सिस। इन दोनों में क्या फर्क है वो आपको यहां पे समझना इंपॉर्टेंट है। किसको हम प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे, किसको हम सेकेंडरी एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे किसी भी मॉलिक्यूल में। तो याद रखिएगा, जिस एक्सिस का भी ऑर्डर, ठीक है, अब इसको ऐसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहां पे मैं एक लाइन लिखता हूं ताकि आपको याद रहे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इज द हाइएस्ट कोड रोटेशनल एक्सिस। अगर आपके पास किसी भी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा रोटेशनल एक्सिस प्रेजेंट होंगे तो आपका वो वाला एक्सिस प्रिंसिपल रोटेशनल एक्सिस होगा जिनकी ऑर्डर का वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा। सो दैट एक्सिस विल बी द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन where the value of n is high। देखो इसका क्या मतलब है, बिल्कुल आपकी, और सेकेंडरी एक्सिस का क्या मतलब है, यहाँ पे मैं आपकी जो पहला वाला मॉलिक्यूल जो आपने यहाँ आगे आपने देखा था PTCl4, PTCl4 देखो 1 2 3 4, इन दोनों में क्या फर्क है हम वो आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस में जिसका एन का वैल्यू ज्यादा होगा। जब मैंने प्लेटिनम के बिल्कुल सेंटर से एक्सिस लगाया और इस मॉलिक्यूल को मैंने रोटेट करा तो मेरा ऑर्डर का वैल्यू वो 4 आया था, ठीक है। अब इसमें और भी एक्सिस है, कहां से है देखो, ये बिल्कुल सेंटर से प्लेटिनम को कट करते हुए मैं एक एक्सिस लगाता हूं और इस मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट करता हूं, ठीक है, 180 डिग्री पे रोटेट करता हूं। तो देखो क्या मिलेंगे आपको, बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर मिलेंगे विच इज इक्विवेलेंट Cl 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 Cl। लेकिन रोटेशन करने पे क्या होगा, 1 नीचे चले आएंगे, 4 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आएंगे, PT अपने पास है। इस एक्सिस के थ्रू हमने रोटेट करा। अगर मैं यहां से 1 2 3 4 को हटा देता हूं यहां से भी, क्या इन दोनों में आप डिफरेंशिएट कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्लेटिनम भी वही है, क्लोरीन भी वही है। फर्दर मैं इसी एक्सिस पे इसको 180 डिग्री पे रोटेट करता हूं तो क्या मिलेंगे मुझे, अगेन PT सेंटर पे है, Cl इधर है, Cl इधर है, Cl इधर है, Cl इधर है। अब ये Cl वापस अपनी पोजीशन पे जाएंगे, 4 इधर आएंगे, 2 अपने वापस पोजीशन पे आएंगे, 3 इधर आएंगे। अगर आप लेट्स से दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 1, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 2, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 3। अगर आप स्ट्रक्चर नंबर 1 और 2 को देखेंगे, यहाँ पे कुछ तो डिफरेंट है, दैट इज द पोजीशन ऑफ द क्लोरीन, सो दैट्स व्हाई दीस टू आर कॉल्ड एज द इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 3 को देखेंगे, बिल्कुल क्या है, दिखने में भी वैसा है, पोजीशन ऑफ द एटम्स भी वैसे हैं। तो जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल में एक ही एक्सिस प्रेजेंट हो, लेकिन वाटर में हमने देखा एक ही पॉसिबिलिटी है, अमोनिया में हमने देखा एक ही एक्सिस पॉसिबिलिटी है। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज्यादा एक्सिस पॉसिबल है। यहाँ पे और एक भी एक्सिस पॉसिबल है, देखो यहां से आप मॉलिक्यूल को रोटेट कर सकते हैं 180 डिग्री पे, तो ये 2 बार आपको रोटेट करने पे आया तो इसको हम C2 एक्सिस कहेंगे। यहां से भी आप मॉलिक्यूल को 2 बार रोटेट करने पे इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन और आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन आएंगे, तो यहां से भी C2 एक्सिस प्रेजेंट है। यहां से भी अगर मॉलिक्यूल इन दो क्लोरीन्स को कट करते हुए मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट करेंगे, दिस टू विल एक्सचेंज दिस पोजीशन, यहां से भी C2 एक्सिस प्रेजेंट है। यहां से भी आप मॉलिक्यूल को रोटेट कर सकते हैं, यहां से भी C2 एक्सिस प्रेजेंट है। मींस कहने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा एक्सिस प्रेजेंट हो सकता है। अभी हमने देखा कि PTCl4 में आपके पास एक एक्सिस है जिसका ऑर्डर 4 है, तो हमने C4 लिखा। इसके साथ और भी बहुत सारे एक्सिस है लेकिन ऑर्डर क्या है, इससे कम है। देखो एक यहां से लगाया आपने 1,
दूसरा यहां से लगाया 2, यहां से लगाया 3, यहां से लगाया 4। सो इन दिस केस वी हैव 4C2 एक्सिस आर प्रेजेंट। तो एक से ज्यादा एक्सिस प्रेजेंट है, तो इनमें हम क्या कहेंगे, एक हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगा। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, जिसका n का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर होगा। सो इन केस ऑफ PtCl2 वी हैव two types of axis of rotations are present, but in the one case the order is highest, so that's why the highest order axis is called as the principal axis, और दूसरा एक्सिस जिनका ऑर्डर कम है इनको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी एक्सिस कहते हैं। तो ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, दो टाइप्स के एक्सिस ऑफ रोटेशन होते हैं। वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा होगा, जिसका ऑर्डर का वैल्यू ज्यादा होगा। तो 4 और 2 में से 4 बड़ा है। सो दिस पर्टिकुलर एक्सिस जिसमें प्लेटिनम के थ्रू हम इस चारों क्लोरीन को रोटेट कर रहा होता है, दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड द अदर एक्सिस आर कॉल्ड इज द सेकेंडरी एक्सिस, जिनमें एक्सिस क्या होगा, छोटा होगा। तो इनमें आप क्या करिएगा, कल एक्सिस ऑफ रोटेशन जो भी मैंने मॉलिक्यूल यहाँ पे आपको बताया है, इनमें आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कितने हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है, सेकेंडरी एक्सिस कौन सा है। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे, अगर आपकी इथिलीन में एक्सिस ऑफ रोटेशन कितने हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है। इसके साथ साथ आपका एक और स्ट्रक्चर है, नेप्थेलीन में भी आप देख सकते हैं, आपके पास नेप्थेलीन है, टू बेंजीन रिंग्स आर फ्यूज्ड विद ईच अदर। तो इन चारों में आप अपना होमवर्क है, इनमें आप एक्सिस ऑफ रोटेशन देखेंगे। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि आपका क्या होते हैं, बिल्कुल लीनर होते हैं, बिल्कुल CO2 में एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस से अगर आप मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे, तो कितने बार भी रोटेट करने पे आपको बिल्कुल आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो यहां से आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सिस, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम C इंफिनिटी कहते हैं, क्योंकि जितने बार भी आप इसकी मॉलिक्यूलर एक्सिस के थ्रू रोटेट करेंगे छोटे छोटे एंगल पे, तो आपको कितने बार भी रोटेट करने पे सिमिलर स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम सिंपली क्या लिखते हैं, इनफाइनाइट लिखते हैं, कि क्योंकि इसका एक्सिस बहुत ज्यादा है, बहुत बार रोटेट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर एक्सिस के थ्रू। तो ये आपका सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट सिमेट्री एलिमेंट है, विच इज कॉल्ड द प्रिंसिपल, विच इज कॉल्ड एज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, या प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन, या एक्सिस ऑफ एलिमेंट बी कह सकते हैं। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ऑपरेशन होगा, दैट विल बी ए रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल अलोंग एन एक्सिस विच प्रोड्यूस इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमारा पहला सिमेट्री एलिमेंट है, जिसको हम प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं, और आपका रोटेशनल एक्सिस भी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा सिमेट्री एलिमेंट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।